नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी का पार्ट 1 कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक। जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के जल संचयन हेतु किया जाता था, यहाँ तक पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर 1.4 चित्र 1.4 में देख क्या दिया हुआ है, धातु के औजार। देखिए, तो ये धातु के औजार हैं, ठीक है, प्राचीन समय के हड़प्पा सभ्यता के टाइम के। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? तो हमें गैस लगा सकते हैं कि शायद फसल कटाई के लिए इन औजारों का प्रयोग किया जाता होगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक और चित्र दिया हुआ है, चित्र 1.5। इसमें लिखा हुआ है कि धौलावीरा से मिला जलाशय जिसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। तो देखिए ये धौलावीरा का जलाशय है, ठीक। और ये किस तरीके से बना हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए। जिससे कि ये सीढ़ी बनी है नीचे, ठीक। यहाँ पर देखिए जलाशय, यहाँ पर पानी रहता होगा, ये सीढ़ी है उतरने का, ठीक। यहाँ पर लोग बैठते होंगे, तो ये जलाशय है धौलावीरा का। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? तो देखिए, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी, ठीक। तो भोजन तैयार करने के लिए अनाज को पीसने के लिए कोई यंत्र की ज़रूरत होती होगी, ठीक है। उन्हें मिश्रण करने, पकाने के लिए कई बर्तनों की आवश्यकता होगी। तो इन सभी को पत्थर, धातु एवं मिट्टी से बनाया जाता था, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी बर्तनों को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था, ठीक। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों से एक से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में कुछ उत्खनन हुआ था, तो उनके रिपोर्टों के अनुसार यहाँ पर कुछ उदाहरण दे दिया जा रहा है। और क्या है उदाहरण, देख लेते हैं। तो देखिए, अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। तो अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। तो देखिए, अवतल चक्कियों का प्रयोग क्यों किया जाता था? अनाज पीसने के लिए, ठीक है। यहाँ पर पुरातत्वविद क्या कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि शायद ऐसा किया जाता होगा। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलता कठोर कंकरीले, अग्निज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। तो देखिए यहाँ पर ये अग्नि, कंकरीले और बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, ठीक, उत्तल हैं, तो निश्चित रूप से इन्हें ज़मीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। अब देखिए, जो चक्कियाँ हैं इनके तल क्या है, सामान्यतः उत्तल में है, ठीक है। तो देखिए अवतल कैसा होता है, अवतल ऐसा होता है, ठीक, ये अवतल होता है। और उत्तल कैसा होता है, उसका बाहरी भाग इस तरीके से निकला होता है। उत्तल में ये बाहरी भाग है, ठीक। यहाँ से हम देखते हैं तो ये बाहरी भाग ये ऐसा निकला होता है और अवतल में इस तरीके से ये अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हाँ उत्तल आ गया। अब यहाँ पर देखिए, निश्चित रूप से इन्हें ज़मीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके, ठीक। तो सिंपल सी बात है, उत्तल बर्तनों को हम ऐसे ज़मीन में रखेंगे वो हिलेगा नहीं। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था। अब एक दूसरा छोटा पत्थर मिला है जो अवतल चक्की और उत्तल चक्की के आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। तरह दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियाँ तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था, ठीक। तो जैसे हमारे घर में रहता है ना मसाला कूटने के लिए, चटनी बनाने के लिए, बस वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है, ठीक। तो इन पत्थरों को क्या कहा गया, सालन पत्थर कहा गया है। तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में से उधार मांगा है, अनिश्चयमय के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये है वो चित्र, ठीक है। तो देखिए हमारे घर में जो होता है ना चटनी पीसने का, मसाला कूटने का, सेम उसी तरीके से नज़र आ रहा है। देखिए ये अवतल, देखिए अवतल पत्थर है, देखिए इस तरीके से अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है। और एक और छोटा पत्थर है जिससे मसाला कूटा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, पुरातत्वविद यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं
कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर गैस कर रहा है, वर्तमान चीज़ों से रिलेट करके यहाँ पर पुराने चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि वो किस प्रयोग में लाई जाती होंगी। ठीक है, तो मैके खोजी गई वस्तुओं की तुलना आजकल की चक्कियों में कर रहे थे, यह क्या उपयोगी नीति है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा हमारा टॉपिक है पर मोहनजोदड़ो। तो देखिए यहाँ पर एक नियोजित शहरी केंद्र, तो मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं, एक नियोजित शहरी केंद्र भी कहते हैं। मतलब वो जो मोहनजोदड़ो था एक प्रकार से एकदम नियोजित शहर था, सब तरीके की सुविधा युक्त शहर था, हर तरीके की सुविधा थी वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। तो आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ठीक, सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा था, तो हड़प्पा था। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे खोजा गया सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। अब यहाँ पर देखिए बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। ठीक, तो देखिए बस्ती दो भागों में विभाजित है, कौन कौन से, एक छोटा जो ऊंचाई पर बनाया गया, ठीक, और एक बड़ा जो नीचे बनाया गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम अच्छी तरह को देख कर समझ सकते हैं, एक छोटा जो ऊंचाई पर बनाया गया है जिसे हम दुर्ग भी कहते हैं, और बड़ा क्षेत्र जिसे निचले स्तर पर बनाया गया है, नीचे है पर बड़ा है और ऊपर है पर छोटा है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये दुर्ग है, दुर्ग मतलब ऊंचाई पर स्थित है, और ये निचला शहर है। तो अब थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हड़प्पा की दुर्दशा देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट किया था, तो ईंट चुराने वालों ने। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, किसे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आप ध्यान पर रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। आप ध्यान पर रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ने लिखा था, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। तो यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या लिखा है कि प्राचीन स्थल से जो लाई गई ईंट थी उनकी मात्रा कितनी थी, लगभग 100 मील, मतलब 100 मील लंबी, मतलब लाहौर और मुल्तान के बीच अगर आप रेल पटरी बिछाएंगे, मतलब रेल पटरी बिछाने का अगर आप ईंटों को यूज़ करेंगे तो वो पर्याप्त रहेगी। मतलब इतनी दूर, मतलब 100 मील के हिसाब से यहाँ पर ईंटें थी। ठीक है, इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। तो देखिए कह रहा है कि हड़प्पा को थोड़ा नष्ट कर दिया गया, ईंटें चुराते थे, ईंटें ले जाते थे, दूसरे काम पे लगा देते, उस वजह से क्या है वहाँ के शहर तो नष्ट हो गए, मकान सब नष्ट हो गया। ठीक है, और इस वजह से मोहनजोदड़ो अधिक समृद्ध और विकसित था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा था, कहीं बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों हमने पढ़ा कि छोटे स्थान को ऊंचा बनाया गया और बड़े स्थान को नीचे बनाया गया। अब देखिए ने इन्हें क्रमशः, ठीक है, पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया। ठीक, तो दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। ठीक है, तो जो दुर्ग था उसकी संरचनाएं कैसी थी, वह कच्चे ईंटों से बनी थी। ठीक, दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, इसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। तो दुर्ग को दीवारों से घेर दिया गया था, बाउंड्री वॉल बना दिया गया था ताकि वह निचले शहरों से अलग हो जाए। तो लेकिन निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त निचला शहर दुर्ग भी घेरा गया था, बाउंड्री वॉल बनाया गया था, और निचले शहर में भी बाउंड्री वॉल बनाया गया था। ठीक, इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अब देखिए यहाँ पर कई जो भवन थे उन्हें ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ठीक है, अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए यदि एक श्रमिक 1 घनी मीटर मिट्टी ढोता हो तो आधारों को बनाने के कितना टाइम कितने श्रमिक लगेंगे, यहाँ पर श्रम दिवस लगेंगे, मतलब कितने दिन लगेंगे, 40 लाख दिन लग जाएंगे। ठीक,
तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्या है, श्रम की ज़रूरत होगी। यह अनुमान लगाया गया पुरातत्वविदों द्वारा। तो अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान स्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब चबूतरा बन गया है ना, तो शहर का सारा जो भवन निर्माण कार्य है, ठीक है, देखिए चबूतरा बनने के बाद भवन तो चबूतरे के हिसाब से बनाएंगे ना, क्योंकि जितना चबूतरा होगा उतना ही बनाएंगे। तो पहले चबूतरे का निर्माण किया गया है, मतलब ऊंचाई का निर्माण किया गया है वहाँ पर, उसके बाद वहाँ पर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो देखिए यहाँ पर इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। ठीक है, यहाँ पर पहले बस्ती का नियोजन मतलब पहले यहाँ पर ज़मीन स्पेस को देखा गया, कितनी ज़मीन हम यहाँ पर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हों, एक निश्चित अनुपात की होती थी। ठीक, तो यहाँ पर जो ईंटें होती थी उन्हें निश्चित अनुपात में बनाया जाता था, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। तो यहाँ पर देखिए जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी, मतलब लंबाई जो होती थी वो ऊंचाई की 4 गुनी होती थी और जो चौड़ाई होती थी वो ऊंचाई की 2 गुनी होती थी। ठीक, इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है हमारा नालों का निर्माण। तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। तो देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की सबसे मतलब विशिष्ट चीज़ है, स्पेशल चीज़ क्या थी, क्या नालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था, जल निकास की बहुत ही अच्छी व्यवस्था किया गया था। ठीक है, यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। देखिए सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ठीक है, ग्रिड मतलब यहाँ पर देखिए बराबर तरीके से बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, ग्रिड की तरीके से बनाया गया था और वो क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर पुरातत्वविद ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि सबसे पहले नालियों को बनाया होगा, क्योंकि नालियों का जो निकास व्यवस्था इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई थी और उसके बाद घर के हिसाब से नालियों का बहुत अच्छा वो था, नियोजित तरीके से बनाया गया था। तो यहाँ पर पुरातत्वविद ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पहले नालियों का निर्माण हुआ होगा, उसके बाद भवनों का निर्माण हुआ होगा। ठीक, यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों में से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से हटा होना आवश्यक था। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार को गली पे हटा होना आवश्यक था। ठीक, मतलब प्रत्येक घर की दीवार को गली से हटाना ज़रूरी है, तभी हर घर का जो गंदा पानी है वो नाली पे जाएगा। तो इस तरीके से व्यवस्था थी, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था थी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ चित्र दिया हुआ है, चित्र 1.8। तो मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेशद्वार को देखिए। तो देखिए ये पेंटिंग है, ठीक, चित्र है। अब यहाँ पर देखिए दुर्ग। तो देखिए हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, इस पर नियोजन में विविधताएं भी हैं। ठीक, तो एक छोटा ऊंचा पश्चिमी भाग, तो देखिए जो दुर्ग है वो पश्चिमी भाग की तरफ है, ठीक है, और छोटा और ऊंचा है, और बड़ा भाग और पूर्वी भाग कौन सा है, निचला भाग है। ठीक है, धौलावीरा तथा लोथल मतलब गुजरात। ठीक है, ध्यान तो रखिएगा कि लोथल वो कहाँ पर है, गुजरात में है। जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। ठीक है, तो धौलावीरा और लोथल गुजरात में जो स्थल थे वो पूरी बस्ती क्या थी, वहाँ किलेबंद थी, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। देखिए, और हाँ, तो यहाँ पर देखिए जो अलग अलग शहर थे तो सभी शहरों को क्या है, दीवारों से वो घेर लिया गया था, मतलब बाउंड्री वॉल बना दिए गए थे। मतलब यहाँ पर देखिए हर शहर को अलग अलग करने के लिए क्या बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर देखें लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। अब देखिए लोथल में जो दुर्ग था वो दीवार से नहीं घिरा था, पर ऊंचाई में बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा के जितने भी घर थे सब दीवारों से घिरे हुए थे, खास करके अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे, बाउंड्री वॉल बनाया गया था ताकि पहचान हो सके कि ये एरिया दूसरा और वो एरिया दूसरा है, इस तरीके से बनाया गया था। अब पहले मैप जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं थी। ठीक, अब अगला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। कितना टाइम हो गया, देखिए 12 मिनट हो गया है, एक टॉपिक और पढ़ लेंगे।
देखिए अगला यहाँ पर टॉपिक है गृह स्थापत्य। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है वो क्या कर रहा है, आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मतलब आज के टाइम में जो आवासीय भवन होते थे उनका उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे। ठीक है, तो कई भवनों पर या आवासों पर क्या था, आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने थे। ठीक है, तो आज भी इस तरीके से घर बना रहता है कि बीच में आंगन होता है और चारों तरफ घर बने होते हैं। ठीक, संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने की गतिविधियों का केंद्र था। ठीक, खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। तो यहाँ पर देखिए एकांत, यहाँ पर एकांत मतलब अकेलेपन को भी कभी कभी लोग क्या होता है एकांत में भी बैठते थे तो उन्हें भी महत्व दिया जाता था। ठीक, भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। तो भूमि तल पर जो दीवार बनी उसमें खिड़कियाँ नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। तो मुख्य द्वार से क्या होता था, आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। इस तरीके से बनाया गया था आवासीय भवन को कि मुख्य द्वार से अगर हम बाहर से हम मुख्य द्वार की तरफ देखें तो अंदर की ओर आंगन है वो नहीं नज़र आता था। ठीक, हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। तो देखिए हर घर में ईंटों से बना एक स्नानागार होता था, मतलब नहाने का स्थान, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। ठीक, क्योंकि निकासी बहुत अच्छी थी, जल निकास व्यवस्था बहुत अच्छा था। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ भी थीं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता। अब यहाँ पर देखिए कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। तो देखिए कुछ आवासों में जो कुएं थे वो इस तरीके से बनाए गए थे कि घर के लोग तो प्रयोग कर ही सकते थे पर जो राहगीर थे वे भी प्रयोग कर सकते थे। ठीक, विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। तो अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, फैक्टर उठा सकता है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी, तो 700 थी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो का आवासीय वो है स्थान है, इस तरीके से बना हुआ था। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। तो नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवाज़ गली की नालियों से जोड़ा गया था। तो हर आवाज़ क्या है, गली के नाले से जुड़ा हुआ था। मुख्य नाले गारे में जमाए गए ईंटों से बने थे। ठीक है, इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए कुछ चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए कुछ स्थानों को ढकने के लिए चूना पत्थर का भी यूज़ किया जाता था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मरकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। देखिए इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर आराम से इसको देख सकते हैं, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। आप ध्यान से देखते रहिए और आराम से चीज़ को समझते चलिए। जहाँ पर समझाने लायक चीज़ होगी वहाँ मैं समझा दूँगा। ठीक, बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए एक हौदिया बनाई गई थी। ठीक, तो यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। ठीक, और नेक्स्ट मैके, तो यहाँ पर देखिए जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए देखिए जल निकास प्रणाली जो है वो बड़े शहरों में नहीं मिली है, कई छोटी गाँवों बस्तियों में भी मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था वहाँ नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई। अब देखिए यहाँ पर लोथल में जो आवास है वो कच्ची ईंटों से बने हैं, पर जो नालियाँ हैं वहाँ पक्की ईंटों से बने हैं। तो यहाँ पर ये सोच सकते हैं हम, पुरातत्वविद ये सोच सकते हैं। आप भी यहाँ पर देखिए इससे ये समझ में आ रहा है कि नालियों का निर्माण पहले हुआ होगा भवनों के निर्माण से पहले। तो नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है, बाद में आवासों का निर्माण हुआ होगा और जब ईंटें कम पड़ गई होगी तब कई आवास के कच्ची ईंटों के बने होंगे। पर इससे समझ में आ रहा है कि ईंटों का प्रयोग है
वो मुख्यतः किस में किया जा रहा है, नालियों के निर्माण में किया जा रहा है। ठीक, तो देखिए इस तरीके से हमारा आज का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम यहाँ 3 दुर्गों से पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।